Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. After these two videos more and then our MCQs will be finished. चलिए करते हैं स्टार्ट इन द रिवर्स ऑर्डर. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट की बात कर रहा है. मैं स्टेटमेंट आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी और बताती चलूंगी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. चलिए, ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है वो बताना है. सबसे पहले बोल रहा है बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स. मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ, जब भी हम गुड्स का वैल्यूएशन निकालते हैं इंपोर्ट के केस में, कस्टम्स में जब हम वैल्यूएशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी रिलेटेड प्राइस होते हैं लाइक पैकिंग हो गया, कोई भी अदर एक्सपेंसेस वो हम ऐड ऑन करते हैं, है ना, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं. बट buying commission is the thing which is not includable in the value of imported goods. वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स में बाइंग कमीशन इंक्लूड कभी भी नहीं होगी. जब भी आपको क्वेश्चन में बाइंग कमीशन गिवन होगी आपने उसको वैल्यूएशन निकालते हुए ऐड ऑन नहीं करना है. वैल्यूएशन निकालते हुए आपको उसको ऐड ऑन नहीं करना है. उसके बाद ये बात तो इन्होंने करेक्ट बोली है तो इसने करेक्ट बोला है, हमसे इसने नोट करेक्ट पूछा है तो अभी हमें अपना आंसर मिला नहीं है. रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री. मैंने आपको बार बार ये बात क्लियर कराई है. एक होता है रेट ऑफ ड्यूटी, एक होता है रेट ऑफ ड्यूटी कब का लेना है, एक होता है रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेना है. ड्यूटी मैंने आपको बताया था. रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बोला था, रेट ऑफ एक्सचेंज विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री. ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री में से रिपीट करो, रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का कंसीडर करते हैं हम, बिल ऑफ एंट्री वाली डेट का कंसीडर करते हैं. बिल ऑफ एंट्री वाली डेट का कंसीडर करते हैं. और ड्यूटी कब का करते हैं, एंट्री इनवर्स और प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर डेट. रेट ऑफ ड्यूटी कब की लेते हैं, एंट्री इनवर्स, और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर, उस दिन की क्या होती है, ड्यूटी लेते हैं. बट रेट किस दिन का लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है, बिकॉज हमें इंडियन करेंसी में करना पड़ेगा ना कन्वर्ट अमाउंट को कस्टम लगाने के लिए. तो रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज विल ऑलवेज बी ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री. रेट ऑफ एक्सचेंज मेरे साथ इधर देख के बोलो, बिल ऑफ एंट्री वाला हो जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज. उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है. थर्ड क्या बोल रहे हैं, फॉर द इंपोर्ट बाय एयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन. ये सिंपल सी बात कर रहा है. जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं, वैल्यूएशन में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहती होगी कि एक तो हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना होता है, एक हमने ऐड करना होता है इंश्योरेंस की कोड, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट. मैं यहीं पे आपको क्लियर कराती हूँ क्योंकि और क्वेश्चंस में भी ये चीज हमें अभी मिलने वाली है. ठीक है, तो एक तो होने वाला है क्या, एक तो होने वाला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो होने वाला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक होने वाला है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. एक तो होने वाला है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक होने वाला है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस. अब ट्रांसपोर्टेशन में अभी हमने देखना है कि वो किस चीज का है, एयर से ट्रांसपोर्टेशन है या फिर वो वेसल से ट्रांसपोर्टेशन है, एयर से ट्रांसपोर्टेशन है या वो वेसल से ट्रांसपोर्टेशन है. अगर वो ट्रांसपोर्टेशन किससे है, वेसल से है, तो अगर हमारे पास एक्चुअल है तो हम एक्चुअल ले लेंगे, बिल्कुल एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लेंगे. एंड अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी लेंगे. अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी लेंगे. अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी लेंगे. बट इन केस ऑफ एयर के केस में क्या करना है, एयर के केस में हमने कंपेयर करना होता है. यस, अच्छा बन गया ना, राइम बन गई. एयर के केस में कंपेयर, एयर के केस में कंपेयर, एयर के केस में कंपेयर, एयर के केस में कंपेयर करना है एक्चुअल और
20% विच एवर इज लोअर, एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर। एयर के केस में क्या करना है, कंपेयर करना है। एयर के केस में क्या करना है, एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर। मतलब क्या, जो एयर के केस में है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20% से ज्यादा नहीं एक्सीड करेगा। एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर। ये किसकी बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है। 1 सेकेंड प्लीज, किसकी बात है ये, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस, इन केस ऑफ इंश्योरेंस ध्यान रखना दोनों के लिए सेम है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वेसल हो। अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लो, अगर एक्चुअल नहीं है तो क्या करेंगे, 1.125% ऑफ FOB, 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB का हमने लेना है। यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरे साथ रिपीट करो। चलो सिंपल सी बात, हमने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाओ। ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, अगर वेसल का केस है, एक्चुअल है तो एक्चुअल लीजिए, अदरवाइज 20% ऑफ FOB लीजिए। बट इन केस ऑफ एयर, एयर के केस में क्या है, एयर के केस में कंपेयर, एयर के केस में क्या है, कंपेयर। एडजस्टेड FOB आएगा ना यहाँ पे, एयर के केस में क्या है, कंपेयर। मतलब एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर लेना है, एक्चुअल और 20% विच एवर इज लोअर लेना है। बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस के केस में क्या है, एक्चुअल है तो एक्चुअल ले लो इंश्योरेंस का कॉस्ट, otherwise 1.125% of adjusted FOB, 1.125% of adjusted FOB। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखते हैं क्या कह रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि एयर के केस में किसकी बात कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग एंड लोडिंग की कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड 20%। वाई, बिकॉज एयर के केस में वी कंपेयर, एयर के केस में वी कंपेयर। अच्छा बन गया राइम। चलो उसके बाद ये भी बात सही बोली है इसने, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेविएबल ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंटीग्रेटेड, नो 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 नो, गलत बोल दिए इसने, हम बार बार पढ़कर आए हैं। सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो BPC पे लगेगा, BPC पे लगेगा। CB कौन सी, CVDB 3.1 वाली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पे लगती है, CVDB 3.1 वाली बेसिक पे लगेगा, इंटीग्रेटेड पे नहीं लगेगा, कंपनसेशन सेस पे नहीं लगेगा। वो लगता है बेसिक पे, प्रोटेक्टिव वाली पे एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जो भी 3.1 की काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। तो ये इसने गलत बोला है। सो D मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम, D मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 अब आपको समझ में आएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट राइट नाउ। तक सर्टेन गुड्स वर इंपोर्टेड बाय एयर। ध्यान रखना गुड्स किससे इंपोर्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, FOB वैल्यू कितनी है, 100। कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेशन अप टू द ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ये हो गया, एयर से है। ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर वो एयर से हो रहा है वी कंपेयर, एयर के केस में वी कंपेयर, एयर के केस में कंपेयर किसको करना है, एक्चुअल को, और 20% ऑफ FOB विच एवर इज लोअर। तो कितना आ जाएगा, 20%, 20 आ जाएगा। तो सिंपल समझ में आ रही है बात, एक चार्ट पॉइंट में रखो। ट्रांसपोर्टेशन की जब बात होती है तो एयर के केस में वी कंपेयर, एयर के केस में कंपेयर किसको करना है, एक्चुअल और 20%, विच एवर इज लोअर, 20% आ जाएगा। तो एयर का ट्रांसपोर्ट कितना आ गया, 20 आ गया। इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस में हमने कंपेयर नहीं करना है, इंश्योरेंस में एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल, एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल, अदरवाइज 1.125% ऑफ 1.125% ऑफ FOB, 1.125% ऑफ FOB। एक्चुअल हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ही नहीं, बिकॉज इसमें क्या होता है, एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल लीजिए, अदरवाइज 1.125% लेना है। एयर के केस में कंपेयर करना है, वो भी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस में कंपेयर नहीं करना है। तो कितना, 20 और 10 हो जाएगा। यस, D मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। ध्यान रखना कंपेयर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के केस में करना है, इंश्योरेंस एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 ये भी उसी की बात कर रहा है। फॉर डिटरमाइनिंग द CIF प्राइस, देखो FOB प्राइस में हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं अप टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक, उसको इंक्लूड करके सारा क्या बन जाता है, CIF प्राइस बन जाता है।
CIF प्राइस पे हम ड्यूटीज लगाते हैं। तो कह रहा है जब आपको CIF प्राइस निकालना है कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। इफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट असर्टेनेबल, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर आपको असर्टेन नहीं है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का आपको पता ही नहीं है, तो जब कॉस्ट इंश्योरेंस का आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का नहीं पता होता तो क्या करते हो, 1.125% ऑफ FOB। तो यहाँ से आपको याद होगा 20% वाला तो आएगा ही नहीं, 1.125% ऑफ FOB हम लेते हैं। तो ये बात तो इसने सही बोली। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, वेयर फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इज नॉट असर्टेनेबल। अब आपने 1.125% ऑफ FOB करना है, आपके पास FOB की वैल्यू नहीं है, बट आपके पास कुछ सम अवेलेबल है। सम किसका अवेलेबल है, सम किसका अवेलेबल है, कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के साथ जब सम अवेलेबल है। देखो आपको FOB प्राइस अवेलेबल नहीं है, आपको किसी चीज का सम दिया हुआ है, सम में क्या है, वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है फ्री ऑन बोर्ड, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की एडिशन भी गिवन है, से आपको इकट्ठा दिया हुआ है। जब भी आपको क्लब करके दिया है तो आपको उसी का 1.125% लेना होता है, उसी का 1.125% लेना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या करना है, 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB लेना है। आपके पास FOB है ही नहीं तो किसका लोगे, आपको एक इंक्लूडिंग प्राइस दिया हुआ है, किस चीज का प्राइस दिया हुआ है, प्राइस आपको वैल्यू दी हुई है। ध्यान रखना 10(1) की एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सिर्फ उस वैल्यू में जो आपके पास फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू थी, वैल्यू में आपको ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करके दे रखी है, तो वो उसका 1.125% ले लो। यहां पर ध्यान रखना 10(1) की वैल्यू की बात नहीं हो रही है, 10(1) की एडजस्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात कर रहा है, अ सम ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। FOB वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन आप FOB वैल्यू से स्टार्ट करते हो, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का इंक्लूड करके क्लब दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, क्लब दिया हुआ है तो उसका आप क्या निकाल लोगे, 1.125% निकाल लोगे। ऐसा भी हम बिल्कुल करते हैं, तो ये भी हमें करेक्ट बोल रहा है। उसके बाद 20% लेना है, अगर नहीं 20% वाला तो हटा दो, बिकॉज इंश्योरेंस के केस में 1.125% की बात होती है। सेकंड और थर्ड मस्ट बी द आंसर, यस सेकंड और थर्ड मस्ट बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है, ये तो आप लोग फटाफट से खुद ही बता दोगे मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेबल इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्या चीज इंक्लूड नहीं करते, एक बात बताओ, बाइंग कमीशन इंक्लूड करते हैं, नो ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। रॉयल्टी इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिकॉज क्यों इंक्लूड करें, क्योंकि वो रिलेटेड टू दैट है। आपको एक वैल्यू निकालनी होती है, FOB के कार्ड, FOB के बाद एडजस्टमेंट करनी होती है, पैकिंग मटेरियल हो गया, लाइसेंस फी होगी, अगर सेलर ने बायर को बोला यस मैं बाद में आपसे कुछ चार्ज करूंगा तो वो भी ऐड ऑन करना है, कमीशन भी ऐड ऑन करते हैं सेलर वाली, लेकिन बाइंग कमीशन को ऐड ऑन नहीं करते हैं। क्वेश्चन में जहां भी बाइंग कमीशन दिख गया उसमें आपको वैल्यूएशन में बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, तो बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, मींस रॉयल्टी भी ऐड होता है, लाइसेंस फीस भी ऐड होती है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी ऐड होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट करेक्टली। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं, ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं जी 96 पे। 96 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 96 इज टॉकिंग अबाउट फॉर द वैल्यूएशन पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी कंसिडर्ड बिटवीन रिलेटेड। रिलेटिव का मैंने आपको बताया था, रिलेटेड का हमने पढ़ा था ना, क्या क्या था, फैमिली एंड, देखो क्या पढ़ा था हमने, हमने कुछ स्कोप पढ़े थे, ठीक है, सोल एजेंट पढ़ा था हमने, वहां पर क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज रिलेटिव, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज रिलेटिव, ठीक है। ये आप छोड़ो, इतने सिंपल से मैं आपको यहाँ पे कंसिडर कराती हूँ, जो मेन आपको याद रखने के, अगर मैं सारा कराऊंगी तो आप कंफ्यूज हो गए, ये बात आप ध्यान में रखना। अगर हमने क्या करना होता है, एक सेकेंड प्लीज,
चलिए मैं आपको मेन पॉइंट पे कंसिडर करता हूँ सो दैट आप लोगों को डिफरेंशिएट रहे। देखो, जिस पे हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग पार्टी भी हमारी रिलेटेड पार्टी होती है बिल्कुल, बट डिफरेंस क्या है, जीएसटी में जो कंट्रोल है वो 25% गिवन है, बट इन द कस्टम कंट्रोल इज 5%। अगर 5% भी कंट्रोल है किसी का, 5% और मोर कंट्रोल है, तो वो क्या बन जाता है, रिलेटेड पार्टी बन जाती है। आई गेस 25 ही है ना, 25 या 20, आई गेस 25 बड़ेगा। प्लीज ध्यान रखना इस बात का कि कस्टम्स में 5% की बात होती है, कस्टम्स में 5% की बात होती है कि अगर 5% है, 5% भी कंट्रोल है किसी का किसी पे, तो वो क्या बन जाएगा, रिलेटिव बन जाएगा। 5% भी है तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव बन जाएगा। 5% भी क्या बन जाएगा, रिलेटिव बन जाएगा। कस्टम में कितना ध्यान रखना है, 5%। ये बात ध्यान रखना, कस्टम में कितना कितने से रिलेटिव बनता है, कितने से कंट्रोल पे रिलेटिव बनता है, एंड जीएसटी में कितने परसेंट होल्ड से वो रिलेटिव बनता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। अ फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर विद द इंडियन कंपनी बी लिमिटेड, मतलब ए बी लिमिटेड वो बना रहे हैं जिसमें ए लिमिटेड का कितना कंट्रोल है, 51% शेयर होल्डिंग है, तो क्या ये रिलेटिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद अब एक बात बताओ, जॉइंट वेंचर की बात हो रही है, जॉइंट वेंचर की बात हो रही है ना, फॉरेन कंपनी में जॉइंट वेंचर की बात हो रही है विद एन इंडियन कंपनी इन द नेम ऑफ ए बी लिमिटेड, तो ट्रांजैक्शंस क्या होंगी बीच में, रिलेटेड मानी जाएगी। दोनों के बीच की ट्रांजैक्शन क्या मानी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जॉइंट वेंचर है तो अल्टीमेटली दे आर रिलेटिव ऑफ ईच अदर, जॉइंट वेंचर है तो क्या है, वो दे आर रिलेटिव ऑफ ईच अदर। अगर दूसरा कोई पर्सन दूसरे में स्टेक के हिसाब से हम देखते हैं, तो स्टेक के हिसाब से कितना है, 5% स्टेक होना कम से कम जरूरी है। फॉरेन लिमिटेड जॉइंट वेंचर इंडियन लिमिटेड के साथ है, तो जॉइंट वेंचर है तो अल्टीमेटली क्या है, रिलेटेड पार्टी हो गई, है ना। इंडियन कंपनी आपस में जॉइंट वेंचर है तो क्या है, रिलेटेड पार्टी हो गई। उसके बाद क्या बात कर रहा है, a foreign company A Limited having a joint venture with the Indian company B Limited in the name of AB Limited, ट्रांजेक्शन हो रही है उन दोनों के बीच में, अल्टीमेटली वो क्या रिलेटेड, क्योंकि एक दूसरे को कंट्रोल करेंगी ना दो पार्टी, क्योंकि जॉइंट वेंचर में दोनों का एक वो बनता है, जॉइंट वेंचर में दोनों का कंट्रोल चलता है, तो ठीक है, तो क्या होगी, रिलेटेड पार्टी होगी। बट थर्ड केस देखिए, आईएनसी कंपनी वो किसी और कंपनी में कितना का शेयर होल्ड कर रही है, कितने का स्टेक होल्ड कर रही है, ओनली 4% स्टेक से कस्टम में नहीं बनता है रिलेटिव, कस्टम में कम से कम 5% का स्टेक होना जरूरी है। 1 एंड 2 ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, तो बहुत सामने से क्लैरिटी हो रही है इनकी। 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर है तो ऑटोमेटिक वो रिलेटिव बन गया ना, ठीक है, तो 1 एंड 2 मस्ट बी द आंसर। ठीक है, जो हमने 5% देख रहे हैं वो किसके लिए देखेंगे, हम नॉर्मली जो शेयर होल्डिंग, मान लो मैं इंडिविजुअल मैंने किसी कंपनी में शेयर होल्ड करे हैं, ठीक है, तो शेयर कैपिटल के स्टेक के लिए देखते हैं। जॉइंट वेंचर इज एनीवे विच इज क्या है, रिलेटिव बन जाएंगे, बिकॉज जॉइंट वेंचर में क्या होता है, दोनों को ज्वाइंटली एंड सेवरली दोनों लायबल होती है, ज्वाइंटली एंड सेवरली दोनों को डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो बोथ आर द एनीवेज रिलेटिव। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सो दैट वी कैन बी श्योर अबाउट आवर आंसर्स। हमने अभी करा है 96 to 100 ना, CACDD एक बार चेक कर लेते हैं। CACDD 96 का होना चाहिए C।
A, then C, then D and D. Yes, all are correct. चलिए यहाँ पर फिनिश हुए हमारे टिल 100. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय. टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग. बाय.